देखो बाबूजी, पैसे तो कोई भी खोली दिला कर ले लूँगा, लेकिन आपको सच बात बताना ज़रूरी है। ये मकान अच्छा नहीं है। लोग बोलते हैं कि इसमें कोई ख़तरनाक आत्मा रहती है। कोई भी किराएदार टिकता नहीं यहाँ। ओह अच्छा, गणपत ने पूछा। तो दलाल बोला, बाबूजी, या तो किराएदार भाग जाता है, नहीं तो उसकी मौत हो जाती है। ओह अच्छा अच्छा, कहते हुए गणपत जोर से हंसा। तुम लोग भी यार क्या बातें करते रहते हो। अब मुझे मकान में रहने भी नहीं दोगे? जोर से हंसते हुए गणपत बोला। दलाल गणपत की ओर ऐसे देख रहा था जैसे उसको समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन बाबूजी, दलाल बोलना चाहा। गणपत के इशारे ने उसे रोक दिया। जिस मकान को गणपत किराए पर ले रहा था वो अंधेरी मुंबई में था। पुरानी ईंटों का बना हुआ, प्लास्टर उखड़ा हुआ, पेंट तो जैसे कभी किया ही ना गया हो, लेकिन था रेलवे स्टेशन के पास। इतने प्राइम एरिया में 100 रुपये मकान महीने कहाँ मिलता है। झुग्गी बस्ती जितना किराया भी नहीं था। गणपत को समय काटना था, सो उसे कोई भी कमी नज़र नहीं आई। कोई एडवांस या कोई पगड़ी भी नहीं देनी थी। मकान का मालिक कोई 35 साल का नौजवान था। बोला, सर बस आप रहने आ जाओ। गणपत ने दलाली के 50 रुपए दलाल को थमाए और अगले दिन सुबह सामान लेकर आ गया। सामान क्या, एक सूटकेस जिनमें 3-4 कपड़े, एक तौलिया, एक सोलापुरी चादर और 2-3 गिलास। चारपाई तो पहले से ही रूम में पड़ी हुई थी। एक पुरानी दरी भी पॉलिथीन में लपेट कर रखी थी, जो किसी पुराने किराएदार का रहा होगा। गणपत को और क्या ही चाहिए था। अंधे को 2 आंखें। गणपत का पूरा नाम गणपत गोपाल राव शिंदे था। कुर्ला के किसी ऑफिस में काम करता था। उसे हर दिन अंधेरी से कुर्ला अप डाउन लोकल ट्रेन से करना होता था। आज रूम चेंज करने के चक्कर में लेट हो गया था। गणपत जल्दी से नहाया और कपड़े बदलकर अंधेरी स्टेशन की तरफ दौड़ दिया। गणपत को पीने की आदत थी। शाम को लौटते वक्त वो एक बोतल भी उठा लाया। रेलवे स्टेशन से 2 अंडे 2 पाव पहले ही ले लिए थे। खोली पर आकर कपड़े बदलकर बोतल में शराब ढाली। गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए उसने उठकर पंखा चालू कर दिया, जो हवा कम और चौं चौं की आवाज़ ज़्यादा कर रहा था। साला बेवड़ा, पंखा भी ठीक नहीं करवाया। गणपत ने दलाल को गाली दिया। फिर दरी को चारपाई पर बिछाया और पालथी मारकर बैठ गया और आराम से ग्लास में भरकर रख दिया। 1 अंडा और 1 पाव खाने के बाद उसने ग्लास उठाया और होठों से लगाया। तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। क्या यार, ये साला 2 मिनट चैन से बैठने को भी नहीं देते। ज़रूर दलाल आया होगा। गणपत बुदबुदाया, पैसे के लिए ही आया होगा। गाली देते हुए वो उठकर गुस्से से दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यार गणपत, आज एक घूंट भी नहीं पिया और तुझे अभी चढ़ गई। तू पक्का बेवड़ा हो गया है रे। गणपत ने अपने सिर पर हल्की सी चपात लगाई और अपने आप से ही कहा। गणपत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। चारपाई पर फिर पालथी मार कर बैठ गया और ग्लास होठों से लगा लिया। अभी एक घूंट भी नहीं भरा, तब तक फिर से वही जोर की आवाज़ आई। गणपत सतर्क हो गया। उसे फर्श पर 4 इंच का गोल छेद नजर आने लगा, जिसका आकार ऐसा था जैसे फर्श को किसी ने हिलती मशीन से तोड़ दिया हो। गणपत दारू पीना छोड़कर नीचे देखने लगा।
उसने देखा फर्श के छेद से एक हाथ बाहर निकल रहा था। काला और गंदा हाथ, बड़े हुए नाखून, सफ़ेद नाखून, जैसे किसी मुर्दे का हाथ हो। कौन है रे? गणपत चारपाई के नीचे झांकते हुए बोला। उस टाइम गणपत के चेहरे पर कोई हैरानी या डर का भाव नहीं था। देख, मुझे लगता है तुमको भी चाहिए क्या, लेकिन आज अपन छोटा बोतल लाया रे, आज तेरे को कम ही मिलेगा, गणपत ने लापरवाही से कहा। किसी के हंसने की आवाज़ आई। पूरे कमरे में अट्ठास की आवाज़ गूंजने लगी। भाग जा, अगर जान प्यारी है तो, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। गणपत ने तेजी से बैग गले से नीचे उतारा और बोला, देख भाई, मैं तो नहीं जाता। बुज़दिल जैसा पीछे से क्या बात कर रहा है? अगर दम है तो सामने आ। तुम मुझे देखोगे तो डर के मारे मारे जाओगे। जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ। किसी ने चेतावनी दिया। गणपत ने अंदाजा लगाया आवाज़ अब फर्श के नीचे से आ रहे थे। यार तुम भी अजीब हो, वे मतलब मेरा टाइम ख़राब कर रहे हो। सामने आकर बात करो यार, गणपत ने विश्वास के साथ कहा। ठीक है। फिर जोर की आवाज़ आई और एक लाश फर्श फाड़ते हुए ऊपर आ गई। गणपत ये देखकर हैरान हो गया। लाश की दोनों आंखें चिपकी और पथराई हुई थी। होठ सूख गए थे, जिनसे बड़े दांत और भी ज़्यादा डरावने दिख रहे थे। गले में चाकू का आर पार निशान, खून बहकर सीने में जैसे जम सा गया था। लाश पर गोश्त का नामो निशान नहीं था। चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई थी। शरीर पर सिर्फ पैजामा और बनियान था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत सालों पहले हुई हो। लाश की हालत देखकर गणपत के शरीर में जोर से झुरझुरी हुई। नशा सारा उतर गया। देखो देखो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं पुकारा, मुझे छोड़ दो, गणपत डरते हुए बोला। उसके हाथ पैर कप आने लगे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। वो दीवार के एक कोने में चिपक कर डर के मारे दुबका हुआ था। वो लाश अपनी डरावनी आंखों से गणपत को गुस्से से घूरे जा रहे थे। अगली सुबह दलाल पंखा मिस्त्री को लेकर गणपत के घर के बाहर आया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, गणपत भाई, पंखा मिस्त्री को लेकर आया हूँ। आपने कहा था ना कि पंखे पर आवाज़ हो रही है, ये सही कर देगा। मगर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पहले तो दलाल को लगा कि शायद गणपत अभी तक सो रहा होगा, मगर उसके काम पर जाने का समय पार हो चुका था। उसने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गणपत जाग क्यों नहीं रहा। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब गणपत नहीं जागा या फिर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो फिर दलाल और पंखा मिस्त्री ने दोनों ने दरवाज़ा तोड़ने का ही फैसला किया। 2-3 झटके में ही सड़ा हुआ पुराना दरवाज़ा अपने आप ही टूट गया। और फिर अंदर का नज़ारा उन दोनों ने जो देखा, वो देखकर दोनों के होश उड़ गए। पंखा मिस्त्री तो डर के मारे कँपकँपाने लगा। गणपत का चेहरा ज़मीन के उस 4 इंच के गोल छेद में घुसा हुआ था। उसकी जान जा चुकी थी। गणपत मारा जा चुका था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उस रात गणपत के साथ क्या हुआ। उसकी जान कैसे गई। उस 4 इंच के गड्ढे में उसका इतना बड़ा चेहरा आखिर आया कैसे
किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, वो मकान फिर से एक बार खाली हो चुका था। बाद में कहीं से पता चला कि दरअसल बहुत पहले उस मकान में जो किराएदार रहता था वो एक अजीब किस्म का आदमी था। उसने एक दूसरे इंसान को मारकर अपने घर के नीचे दफना दिया था। कहते हैं कि उसी के बाद से उसकी आत्मा उस घर में भटकने लगी और किसी को भी उस घर में रहने नहीं देती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रवि को एक बार एग्ज़ाम देने राजस्थान जाना पड़ा। ऑनलाइन होटल बुक करने पर सिर्फ एक ही होटल में रूम मिल रहा था, एलिना होटल। विचित्र बात थी, उस होटल के कोई रिव्यू नहीं थे। समय की कमी को देखते हुए उसने होटल बुक कर दिया। ट्रेन रात के 11 बजे पहुंची। स्टेशन के बाहर खाना खाने के बाद उसने होटल के लिए रिक्शा या टैक्सी करनी चाहिए। कोई उस रोड पर जाने को तैयार नहीं था। एक रिक्शा वाला तैयार हुआ। देखो, मैं आपको उस होटल से कुछ पहले ही उतार दूंगा, उसके बाद आपको खुद ही जाना होगा। इतने पर बात बन गई। रवि रिक्शा पर बैठ गया। क्या बात है, कोई उस रोड पर जाना नहीं चाहता, सब मना कर रहे हैं। साहब, आप नए लगते हैं शहर में, आपको कुछ पता नहीं। क्या पता नहीं? कुछ नहीं। आप उस गली से सीधा जाइए और दाईं तरफ आपका होटल होगा। वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। रवि होटल में पहुँचा। सुनसान इलाका था। रिसेप्शन पर बैठे एक लड़के ने बोला, आप रवि होंगे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी? जी हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा, आपका रूम नंबर 105 ये रहा। और हाँ, रात में अगर कुछ सुनाई दे तो उठना नहीं बस। कैसे उठेंगे भाई, इतना थके जो है। आपने आईडी वगैरह कुछ नहीं मांगी? कोई ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं, काम हो जाएगा इसी से। रवि रूम नंबर 105 में गया। रात के 12 बज चुके थे। तभी वो बिस्तर पर सोने गया। उसने इधर उधर देखा। सुनसान इलाका, कमरे भी ज़्यादातर खाली ही थे। जैसे ही वो गहरी नींद में था, अचानक उसे पायल के छनछनाने की आवाज़ आई। तो कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन उसे रिसेप्शन पर कहे लड़के की बात याद आ गई कि रात में उठना नहीं। वो चुपचाप सो गया। अगली सुबह उठा और जाने के लिए तैयार हो गया। वो नीचे खाने के लिए होटल के रिसेप्शन पर बात करने गया। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? जी सर, बिल्कुल। रात में मुझे पायल की आवाज़ आ रही थी। क्या कोई टीवी भी ऑन था क्या, या फिर कुछ और? रिसेप्शन वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। सर, आपका नाश्ता तैयार है। रवि खाने की टेबल पर बैठ गया। कुछ देर उसने खाना खाया, जिसके बाद वो एग्ज़ाम देने सेंटर पर निकल गया। जब एग्ज़ाम सेंटर पर गया तो उसकी आईडी मांगी गई। अरे ये क्या, आईडी कार्ड कहाँ गया? लगता है होटल में ही कल छोड़ आया। उसके पास 2 आईडी थी। उसने दूसरी आईडी दिखाई और एग्ज़ाम देने चला गया। ट्रेन रात की थी। उसने सोचा एग्ज़ाम देने के बाद उस होटल जाकर आईडी लेकर फिर स्टेशन चला जाएगा। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम देने के बाद उसी होटल पर वो आ गया। शाम के 6 बज चुके थे। होटल पहुंचते ही उसने रिसेप्शन पर अपनी आईडी मांगी, तो इस पर उस लड़के ने कहा, सर मैं आपको आपके आईडी के बारे में याद दिलाने ही वाला था, ये लीजिए। रवि ने अपनी आईडी ली और उस होटल से निकलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे फिर से उसके कानों में पायल की आवाज़ टकराई हो। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा तो पाया कि ट्रेन के समय में अभी वक्त है। वो वापस उस रिसेप्शन वाले लड़के के पास गया और उसने पूछा,
अच्छा, सुबह जब मैंने पूछा कि यहाँ पायल की आवाज़ आती है तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? कल रात को मैं लगातार पायल की आवाज़ सुन रहा था। इस पर वो लड़का रवि की बात को सुनकर जैसे अनसुना सा कर दिया और उस लड़के ने फिर कहा, सर आपको जाना चाहिए, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इस पर रवि ने कहा, नहीं मेरी ट्रेन में अभी वक्त है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? पायल की आवाज़, आप अगर बताना नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए। जिस पर उस लड़के ने कहा, सर बहुत लंबी कहानी है। जिसके बाद रवि ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास भी काफ़ी समय है। जिसके बाद उस लड़के ने बताना शुरू किया। रॉबर्ट और जोसेफ बहुत अच्छे दोस्त हैं। जोसेफ इस होटल का मालिक था। रॉबर्ट को भी वो यहीं पर काम पर रखता था, मतलब कि बिल्कुल एक पार्टनर जैसा। दरअसल इस होटल का असली मालिक जोसेफ ही था। उसकी इकलौती लड़की थी, उसका नाम एलिना था। जोसेफ और रॉबर्ट में घनिष्ठ दोस्ती थी। अपने काम और चतुराई से रॉबर्ट ने जोसेफ के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली और उसका विश्वास पात्र बन गया। जोसेफ रॉबर्ट पर बेहद भरोसा करता था। कभी कभी तो जोसेफ विश्वास के कारण कंपनी के मुख्य काम रॉबर्ट को ही सौंप देता था। तब जोसेफ की लड़की इतनी बड़ी और सयानी नहीं हुई थी कि वो कंपनी का काम देख सके। इसलिए रॉबर्ट को जोसेफ ने अपने सह मैनेजर के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया हुआ था। अचानक किसी घातक बीमारी के चलते जोसेफ रॉबर्ट को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी और बेटी के सामने उससे अपनी कंपनी की कुछ ज़रूरी बातें करता है। जोसेफ रॉबर्ट से कहता है, देखो जोसेफ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मेरे साथ मिलकर तुमने बहुत काम भी किया है, इसलिए तुम्हें मेरे काम का एक अच्छा तजुर्बा भी हो गया होगा। मैं अपनी बेटी एलिना को इस होटल का भार सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एलिना होटल के काम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती जितना कि तुम जानते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस होटल को चलाने में मेरी बेटी की मदद करो। रॉबर्ट, अब से मेरी बेटी कंपनी के मालिक है और तुम्हें एलिना के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना है। रॉबर्ट जोसेफ का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तुम चिंता मत करो जोसेफ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। ये सुनकर जोसेफ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रॉबर्ट दोहरे चरित्र का आदमी था, लेकिन जोसेफ को फिर भी उसकी बातों पर ज़रा भी शक नहीं होता। जोसेफ अपनी बात रखकर निश्चिंत हो जाता है। जोसेफ की हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनकी जगह उनकी बेटी एलिना होटल का भार संभालती है, जिसमें रॉबर्ट के उसके साथ भी शामिल था। कुछ महीनों तक कंपनी का कार्यभार संभालने के दौरान ही एलिना के पिताजी यानी कि जोसेफ गुजर गए। आखिर रॉबर्ट जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। तब तक एलिना भी रॉबर्ट की मदद से कंपनी का सारा हिसाब किताब समझ चुके थे और वो अपने होटल के मुख्य काम अब रॉबर्ट को ना देकर खुद ही निपटा लेते थे। इससे रॉबर्ट को ये बात खल रही थी कि एलिना अब कंपनी का कोई भी मुख्य काम उसे नहीं सौंपती और खुद ही निपटा लेती है। मतलब कि वो उसे अब होटल के आधे हिस्से का भागीदार नहीं बनाना चाहती और वो उसे नीचे ही रखना चाहती है। जबकि एलिना ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। वो एक सकारात्मक सोच की लड़की थी। वो होटल के काम ज़्यादा भार किसी और पर नहीं छोड़ना चाहते थे और फिर जो भी काम वो अच्छे से खुद कर सकती है उसे वो दूसरे से क्यों कराए। अपने दोस्त जोसेफ के मरने के बाद रॉबर्ट को उसकी कंपनी हड़पने का लालच आ जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। रॉबर्ट के लालच की लालसा बढ़ती जाती है। फिर एक दिन वही होता है जो होना था।
रॉबर्ट एलिना को इसी होटल में बेरहमी से मार डालता है और फिर उसकी लाश को इस होटल के एक दीवार के पीछे चुनवा देता है। हालांकि उसके कई दिनों के बाद रॉबर्ट पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान उसने सारा कुछ कबूल लिया और फिर उसे जेल हो गई। मगर कहते हैं कि तभी से इस होटल एलिना में एलिना की आत्मा भटकती रहती है। रिसेप्शन वाले लड़के की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आया कि कल रात वो पायल की आवाज़ किसकी थी। जिसके बाद मैंने वहाँ से अपना सामान उठाया और सीधे स्टेशन पहुँचा। ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।